बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पे आपकी हर दिन मुलाकात होती है। जाने माने विशेषज्ञों से नई नई जानकारियों से आप रूबरू होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लतर वर्गीय फसलों को समय से करे तुड़ाई। मछली पालन किए जाने वाले तालाबों में ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लतर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। राज्य में मछली पालन किए जाने वाले तालाबों में उपलब्ध रसायन, ऑक्सीजन स्तर और खरपतवार की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए तालाबों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का इस्तेमाल होगा। किसान भाई, स्वस्थ पौधा के लिए पॉली हाउस का प्रयोग करें। पॉली हाउस में बनाए गए पीट में कोकोपीट और केचुआ खाद मिलाकर बीज को लगाएं। साथ ही बीज को उपचारित जरूर करें। इससे आपको स्वस्थ पौधा मिलेगा और उपज अच्छी होगी। किसान भाइयों, आपके पास अगर नेट हाउस है या पॉली हाउस है तो हम अनुशंसा करेंगे कि आप ट्रे आजकल आता है, पोट्रे ट्रे आता है, उसमें छेद होते हैं। उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद मिला करके आप उसको ठीक से गड्ढा को भर दें, जो पीट है गड्ढा को भर दें और उसके बाद बीज लगाएं तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको स्वस्थ पौधा मिलेगा। दूसरे तरफ बारिश की संभावना होती है, ये सब की भी संभावना कम हो जाएगी और बीज स्वस्थ होंगे बीज का उपचार करने के बाद अगर ये करें। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें, जहां पानी का जमाव नहीं होता है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, खेत की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कल्टीवेटर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोपिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, परजीवी रोग, जी हाँ, परजीवी रोग एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अगर पशुओं में लग जाए तो वे बड़ी मुश्किल से जाती है। जी हाँ, अगर कोई भी पशु में परजीवी रोग हो जाता है तो उसके विकास को भी रोक देता है, साथ ही कई तरह की बीमारी भी पैदा कर देता है। परजीवी रोग से हमारे किसान भाई किस तरह से निजात पा सके, जानने के लिए आए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। आज हम जानेंगे कि पशुओं में होने वाले परजीवी रोग के उपचार कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भरत महतो जी। पशुपालक जो हैं बहुत सारे पशु पालते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है, चाहे आर्थिक स्थिति में जो होता है उनका नुकसान होता है। तो इसके लिए परजीवी रोग क्या है, इसके बारे में पहले बताएं। जी हाँ किसान भाइयों, अभी ये जो पशुपालन का व्यवसाय है ये किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद होते जा रहा है और एक अतिरिक्त आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत अभी बन चुका है और धीरे धीरे झारखंड प्रदेश में भी ये एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। तो ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि पशुओं में कई तरह की बीमारियां होती हैं, पर उसमें से एक परजीवी जनित रोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई हैं, इन पे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर नहीं होने के कारण किसान भाई इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक अदृश्य रूप से कहें तो एक इनडायरेक्टली कहें तो ये किसानों को एक काफ़ी आर्थिक हानि की ओर ले जाता है और इससे सभी चीज़ें अच्छी जगह पे करने पर, सभी तरह की प्रबंधन अच्छी तरह से कर लेने के बावजूद भी हम लोग को नस्लीय क्षमता के अनुसार में जो गाय, भैंस या बकरी, भेड़ या अन्य प्रकार के जो पशु हैं उन सबों को हम लोगों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, ये जो परजीवी जनित रोग हैं इनको हम दो तरह से समझते हैं। ऐसे परजीवी उस तरह के प्राणियों को कहा जाता है जो किसी दूसरे प्राणियों के शरीर पर आश्रित, भोजन के लिए पूरी तरह से आश्रित रहते हैं और उससे उनको दूसरे प्राणी, उनको तो लाभ होता है पर जिस पर ये आश्रित रहते हैं उस प्राणी को किसी न किसी प्रकार से घाटा होता है। तो उस तरह के जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। इस तरह के जो परजीवी हैं इनको हम दो वर्गों में विभाजित करके समझते हैं। जैसे जो परजीवी शरीर के बाहरी भागों में पाए जाते हैं, जो बाहरी हिस्सों में पाए जाते हैं, उन सबों को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल पैरासाइट कहे जाते हैं। और जो परजीवी पशुओं के शरीर के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, बाहर से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन सबों को हम लोग इंटरनल पैरासाइट या अंतः परजीवी के रूप में जानते हैं। ये दोनों ही तरह के जो परजीवी हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं। कुछ परजीवी, ऐसा नहीं है कि सभी परजीवी पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं, पर अधिकतर परजीवी जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। जो शरीर के बाहर परजीवी जो पाए जाते हैं इन सबों को आप लोग जानते हैं, जैसे हो गए जू हो गए, किलनी हो गए, चिचड़ी हो गए, मैंने टिक्स, माइट्स या फंगस भी एक तरह के कहें तो जो फफूंदी है वो भी एक तरह का बाहरी परजीवी ही है। इसके कारण में पशुओं में जो लक्षण आते हैं, चाहे आप विशेष करके जो चरने वाले पशु हैं जैसे बकरी हो गए, भेड़ होंगे, या जो गांव में जो चरने वाले गाय भैंसे हैं, इन सबों में इसका असर अधिक देखा जाता है क्योंकि वो नियमित रूप से धोने के या आदि नहीं होते हैं, प्रतिदिन पशु धोए नहीं जाते हैं, रगड़ के ब्रश वगैरह लगाए नहीं जाते हैं, तो किसानों को पता भी नहीं चल पाता है कि हमारे पशुओं में इतनी ज़्यादा बाहरी परजीवी का आक्रांत हो चुकी है। तो इसमें क्या होगा, पशु में ध्यान एक जगह पे चरते, शांत होकर चरते नहीं हैं, उन पर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। कभी अगर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है तो खून काफ़ी चूस लेते हैं, जिससे उनमें एक खून की कमी जो एनीमिया के नाम से जाना जाता है, इस तरह के बीमारी होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा तरह तरह के जो चर्म रोग हैं ये भी आने की संभावना हो जाती है और चर्म रोग होने पर जो बाज़ार वैल्यू होती है, जो बाज़ार मूल्य होता है, इनका कम होता है, वृद्धि दर में भी ये काफ़ी असर करता है। इसके अलावा ये जो बाहरी परजीवी हैं कई रोगों के वाहक भी होते हैं। अगर उसमें कोई बीमारी होती है तो उसको जो दूसरे स्वस्थ पशु हैं इनको वहाँ तक भी ये पहुँचाते हैं। तो किसान भाइयों, इन पे ज़रूर ध्यान रखें। इन सबों के बचाव के लिए आप समय समय पर जो जैसे बाहर में जो चीज़ हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जब बताएं आपने कि बहुत सारे जो पशु हैं वो बाहर में चरने जाते हैं और अभी बरसात का मौसम है, तो ऐसे में किसान भाई क्या सावधानी बरते जो कि बरसात में चर के उनके बाहर से आते हैं, तो क्या सावधानी बरते कि परजीवी का प्रकोप ना? नहीं किसान भाइयों, इसमें हम ये कहेंगे आपके जो पशु हैं, जो खास तौर से जो दुधारू पशु हैं या उत्पादन लगा रखें, उन सबों को आप प्रतिदिन पानी से अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ कर धोएं। तो इससे काफ़ी हद तक हम जो बाहरी परजीवी है इसे यानी कंट्रोल, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माराथियोन, साइपरमेथ्रिन या अलग अलग नाम से बाहर में ब्रांड नेम से पाए जाते हैं जो कीटनाशक होते हैं। इनको आप पशुओं में 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर
कम से कम महीना में 1-2 बार पूरे शरीर को अच्छी तरह से नहलाएं, क्योंकि ये विषैला होता है। इसी कारण ये ध्यान रखें ज़रूर कि ये पानी किसी तरह से पशुओं के मुंह के अंदर, उन्हें पीने वगैरह में या दूसरे किसी भी कारणवश मुंह के अंदर न जा पाए, इसके कारण आपके पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी रही, आप जो अंतःपरजीवी की बात कर रहे थे, हम लोग अंतःपरजीवी में विशेष करके हम लोग ध्यान देते हैं जो पाचन नली में, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो अंतःपरजीवी होते हैं, मामूलन हम लोग उसी को ध्यान देते हैं। इसके अलावा भी ऐसे अंतःपरजीवी होते हैं जो रक्त तंत्र में, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहाँ पर भी ये जाके रहता है। इसके अलावा दूसरे जैसे आई वर्म वगैरह टाइप के होते हैं जो कि आँख में भी जाके रहते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर भी असर करते हैं। तो इन सबों पर भी हमारा ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष करके अगर अंतःपरजीवी की बात करें तो हम जो पाचन तंत्र में जो अंतःपरजीवी पाए जाते हैं वे अधिक आर्थिक हानि पहुँचाते हैं। इसमें जैसे गोल कृमि या फीता कृमि होते हैं, ये काफ़ी अधिक संख्या में हमारे पशुओं में, खासतौर से गाय भैंस के बछड़ों से लेके बड़े जो वयस्क पशु होते हैं वहाँ तक में, या फिर बकरियों में, भेड़ों में, तो इन सबों में अलग अलग तरह के उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और जो छोटे पशु हैं, अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो बछड़े में अगर इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो आप पूरी तरह समुचित आहार देते हुए भी इनकी जो शारीरिक वजन वृद्धि होना चाहिए जितनी, उतनी समय के अनुसार में, जो उम्र के अनुसार में नहीं हो पाती है। पेट थोड़ा बड़ा दिखेगा, ढोल टाइप का दिखेगा, उसमें से आँख के नीचे देखेंगे तो आप जो म्यूकस मेम्ब्रेन है थोड़ी सफ़ेद होने लगती है, उन पर वृद्धि नहीं होगी। अगर आप बाछियों में देखेंगे, थोड़ा सा अगर ऊपर आके देखेंगे तो बाछियों में अगर ये अंतःपरजीवी की संख्या अधिक हो जाने के कारण वे समय पे जो प्रजनन क्षमता आना चाहिए जितनी महीनों पे वो नहीं आ पाती है, बार बार पाल देने पर पाल नहीं रखेंगी, समय पे हिट नहीं आती हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर दुधारू पशुओं में देखें तो दूध उत्पादन घटने की क्षमता आ जाती है, बच्चे देने के बाद दोबारा हीट में आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ये लंबा समय लेते हैं, मतलब इंटरकाविंग जो रेट है ये ज़्यादा होता है। जो बॉडी कोट है ये काफ़ी रुखड़ा टाइप का दिखेगा, दिखने में काफ़ी मतलब एक रूखे टाइप के पशु दिखने लगेंगे। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, बाह्य परिजीवी और अंतः जो परिजीवी होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, किसान भाई इसको कैसे पहचानें। लेकिन अगर हम उपचार की बात करें तो उपचार कैसे करें और क्या कुछ? जी, हम वहीं पे आ रहे हैं। इससे अंतःपरजीवी का उपचार और नियंत्रण, जो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बोल रहे हैं, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सबों को आप प्रत्येक शुरुआत समय से ही, जैसे ही आपसे 1 से 1.5 महीने का बछड़ा हो जाता है तो वहाँ पर ही आप इसको कृमिनाशक दवा प्रत्येक 3 महीने 4 महीने में पिलाना शुरू करें। तो कृमिनाशक जो कृमि है, विशेष करके कृमिनाशक दवाओं में हम शुरुआत समय में बछड़ों में करना हो तो पिपराजिन नाम की जो दवा है उसका व्यवहार करने की सलाह देते हैं। इसके बाद में आप एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, क्लोजेंटल या आइवरमेक्टिन जैसे दवाओं को बदल कर आप अगर उपयोग करें तो इन सब दवाओं से आप जो बाह्य परजीवी, अंतःपरजीवी से तो निजात पाएंगे ही और उसके नियंत्रण हो ही जाएगा। इसके अलावा आइवरमेक्टिन दवा का अगर आप उपयोग करते हैं तो बाहरी परजीवी से भी आप एक ही दवा से दोनों तरह के परजीवियों से को नियंत्रित कर सकते हैं और उससे बचाव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नियमित रूप से अगर 3 से 4 महीने में कृमिनाशक दवाओं का अगर सही उपयोग डॉक्टर के माने पशु चिकित्सकों के सलाह से अगर आप करते रहें तो निश्चित तौर पे आप ये परजीवी जनित जो रोगों से या परजीवी से जो हानि आपके किसान भाइयों को हो रहा है इसको हम कम कर सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आलू की खेती, जी हाँ, अगर हम सब्जियों की बात कर रहे हैं और आलू की खेती के बारे में बात ना करें ये कम होगी। आलू की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई खेतों की तैयारियां किस प्रकार करें, साथ ही कौन से बीज लगाएं, कैसे आलू की खेती कौन सी मिट्टी पर लगाएं और कौन से खाद दें, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे किसानों को होनी बहुत ज़रूरी है। और कौन से महीने में आलू की खेती करनी चाहिए ये भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आलू की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों का ख्याल रखें, जानने के लिए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। कृषि दर्शन के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आलू की खेती व बुआई के सही समय के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नेहा राजन। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं वो खेत की तैयारी सबसे पहले किस प्रकार करें। झारखंड में जिस तरह का परिवेश है, यहाँ पे जो टाड़ की ज़मीन होती है वहाँ पे आलू की खेती बहुत अच्छी होती है, और ऐसे आलू के लिए जो मिट्टी दोमट से बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, जहाँ की पानी निकासी का बढ़िया व्यवस्था हो और साथ ही जहाँ की मिट्टी काफ़ी उर्वरक से भरपूर हो, वहाँ की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो
वैसे मिट्टी का चुनाव करें किसान भाई। और सबसे मेन चीज़ है कि आलू एक ऐसी फसल है जिसमें कि बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा जो उर्वरक है उसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखें किसान भाई कि अच्छी उपज वाली ही मिट्टी का चुनाव करें। जो भी हमारे किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं वो कौन से प्रभेद का चुनाव करें कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो? आलू में कई प्रकार की किस्में आती हैं। अगेती किस्में होती हैं, मध्यम अवधि वाली किस्में होती हैं, साथ ही पिछात किस्में होती हैं। तो जैसे कि अभी जो समय चल रहा है, कुछ किसान भाई यहाँ पर कुछ पैचेज में सितंबर माह में आलू लगाते हैं, वहाँ पे अगेती किस्मों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। उसमें सबसे जो अभी पॉपुलर किस्में हैं वो होंगी अशोका और कुफरी पुखराज। ये काफ़ी ही अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियाँ हैं। अशोका कम अवधि में तैयार होती है, जैसे कि 80 से 90 दिनों में ये तैयार हो जाती है। कुफरी पुखराज के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे अधिक उपज देने वाली प्रजाति है वो कुफरी पुखराज है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 350 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर है और ये 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। और इसमें जो समस्या है, जैसे कि डिजीज की जो रोग की समस्या आती है, अगेती पिछेती झुलसा रोग, उससे ये सहनशील किस्में हैं, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किसान भाई उपयोग में लाते हैं और ये जल्दी तैयार होती हैं। इसके अलावा कुफरी सूर्या है, कुफरी लवकार है, कुफरी चंद्रमुखी है, ये सब भी अगेती किस्में हैं और 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है और कुछ किस्में ऐसी हैं जो प्रतिरोधक क्षमता भी रखती हैं। इसके बाद आती है मध्यम अवधि की किस्में। मध्यम अवधि में अगर सफ़ेद कंद में देखा जाए तो कुफरी ज्योति बहुत यहाँ पे पॉपुलर वेराइटी है जिसका किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। कुफरी ज्योति में क्या है कि वो 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। साथ ही ये 110 दिन की वेराइटी है और इसमें अगेती और पछेती झुलसा रोग से सहनशील वेराइटी है। कुछ हद तक इसमें रोग नहीं आती हैं। इसके बाद कुफरी जो बादशाह है, कुफरी बहार है, ये भी मध्यम अवधि की वेराइटी है और सफ़ेद कंद वाली वेराइटी है। इसके बाद लाल किस्मों में आ जाए, लाल कंद वाली किस्में, तो लाल कंद में किसान भाई चयन कर सकते हैं कुफरी कंचन का, कुफरी लालिमा का, कुफरी ललित का। ये कुछ किस्में हैं। जैसे कुफरी कंचन जो है, इसकी जो कीपिंग क्वालिटी होती है, भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, पछेती झुलसा से काफ़ी हद तक ये लड़ सकती हैं। साथ ही इसकी जो उत्पादन क्षमता है 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, 110 दिनों में ये तैयार होती हैं। उसके अलावा अभी एक नई किस्म आई है जिसको हम लोग कुफरी ललित बोल रहे हैं और ये ललित सभी जगह उपलब्ध नहीं है, ये कृषि विज्ञान केंद्र रांची में उपलब्ध होता है और यहाँ पे ये वेराइटी अभी लगाई जा रही है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि अगेती और पछेती झुलसा से ये सहनशील वेराइटी है और उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। इसकी उत्पादन क्षमता 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है और ये 110 दिनों में तैयार हो जाती हैं। अगर किसान भाई पिछात किस्मों का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुफरी सिंदूरी है और राजेंद्र आलू 1, ये 2 किस्में हैं जो पिछात में ले सकते हैं। कुफरी सिंदूरी का जो कंद होता है वो गुलाबी कलर का होता है और ये जो इसकी उपज क्षमता 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। पछेती झुलसा से ये भी प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं और ये सारी किस्में हैं। और सबसे ये प्रभेद का चुनाव करते हुए साथ साथ हम ये बोलेंगे किसान भाइयों को कि वो बीज की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्मों का प्रयोग करें, अच्छे बीज, क्योंकि आलू की फसल में आप देखते हैं कि पछेती और अगेती झुलसा का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसकी जो स्पोर्स होते हैं, जो उसके कारक होते हैं, वो कंद में ही मौजूद होते हैं और या फिर मिट्टी में मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी वाली रोगाणु मुक्त बीज का उपयोग करें। लेकिन अगर हम सिंचाई और उर्वरक की बात करें तो हमारे किसान भाई कैसे अपनी सिंचाई प्रबंधन करें या क्या उर्वरक की मात्रा उसमें प्रयोग करें अपने आलू की खेती में? सिंचाई उर्वरक से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि इसमें जैसे बीज का दर एक होता है कि 10 ग्राम से 30 ग्राम तक के बीज का इस्तेमाल किसान भाई करें और 10 ग्राम तो थोड़ा छोटा आकार का हो गया। ऐसे जो सही वज़न होता है वो 25 से 30 ग्राम के आलू का उपयोग ही करे किसान भाई। और इसमें बीज दर का जो अनुशंसा किया गया है वो 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल। अगर 10 ग्राम की बीज है तो 10 क्विंटल लगेगा और 30 ग्राम की बीज है तो 30 क्विंटल तक आप बीज दर का चुनाव कर सकते हैं।
हैं। इसके बाद जो स्पेसिंग है, क्योंकि आलू में कई सारी सस्य क्रियाएँ होती हैं, अच्छे से ये कुशलतापूर्वक हो जाए, इसलिए इसमें स्पेसिंग जो रखते हैं वो 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 20 से 25 सेंटीमीटर पौध से पौध जरूर डिस्टेंस रखें, क्योंकि अगर पौधे का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा, इसलिए पंक्तिबद्ध लगाएं। फिर तीसरी बात होती है कि उर्वरक क्या डालें। उर्वरक में ये चूँकि हाई फीडर क्रॉप है, इसलिए इसमें खाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि गोबर की खाद आप 10 टन तक इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ ही खल्ली का इस्तेमाल करना है। नीम या करंज की खल्ली ज़रूर डालें 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। इसके बाद उर्वरक की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन का डोज होता है वो 150 kg प्रति हेक्टेयर है, फास्फोरस का डोज 80 kg प्रति हेक्टेयर, और जो पोटास का डोज होता है वो 120 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया को 2 भाग में बांट कर देना है, एक बुआई के समय, दूसरा जब हम लोग मिट्टी चढ़ाते समय देना है 75 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये उर्वरक की बात हुई। सिंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो चूँकि आलू को बोला जाता है कि हल्की सिंचाई वाली फसल है, लेकिन इसमें ज़्यादा बार में पानी देना है, मतलब हल्की सिंचाई लेकिन लगातार देनी है। पहली सिंचाई हम लोग बुआई के 10 दिन के अंतराल पर देते हैं, और उसके बाद जो सिंचाई दी जाएगी वो 10 दिन के अंतराल पर दी जाएगी, और हल्की सिंचाई देनी है, ज़्यादा पानी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और सिंचाई जब भी करें किसान भाई, तो ये मेरा आप लोग से आग्रह है कि ये सिंचाई सुबह के समय करें, या शाम में भी करते हैं तो अर्ली इवनिंग जो बोलते हैं जल्दी करें, क्योंकि शाम में सिंचाई करेंगे तो पानी लीफ पर, जो पत्तियों पर है, पानी नमी बना रहेगा, और उससे क्या होगा कि अगेती और पछेती झुलसा का प्रकोप बढ़ेगा। इसलिए किसान भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ दी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, और हमारे कार्यक्रम के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपको कोई भी खेती किसानी के संबंध में कुछ भी बात पूछनी हो, या फिर कुछ सुझाव देना हो, तो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।